Hello students, welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is methods of demand estimation. This topic is very important in this chapter. So methods of demand estimation. There are various forecasting और estimating techniques जो vary करती हैं accuracy में और sophistication में. So best way एक business firm के लिए क्या है? To apply a proper mix of judgment and scientific formulas to predict the future demand of a product. So here I am moving with the most common techniques of demand forecasting. First is opinion polling methods. And the second category is statistical methods. जो ओपिनियन पॉलिंग मेथड्स होते हैं इसमें कस्टमर्स, सेल्स पर्सन्स एंड एक्सपर्ट्स इन तीनों के ओपिनियंस के बेस पर डिमांड को एस्टिमेट किया जाता है. And in statistical methods there are proper formulas and scientific methods जिसके थ्रू हम डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं. So first topic opinion polling methods. So first one is consumers survey. Which is clear by name that यहाँ पर एक सर्वे होता है जो कस्टमर्स पर बेस्ड होता है. यानी कि आपके प्रोडक्ट के जितने भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनकी इंटेंशंस को जज किया जाता है. वो जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके बेसिस पर हम अपनी डिमांड को एस्टिमेट करते हैं. सो पर्सनल इंटरव्यूज़, मेल और पोस्ट सर्वे, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ इसमें होते हैं. मोर ओवर क्वेश्चनियर्स भी इसके अंदर प्रिपेयर होते हैं. उन्हीं के रिस्पॉन्सेस के बेस पर हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट करते हैं. सो ये जो कंज्यूमर सर्वे है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो है कंप्लीट इन्यूमरेशन सर्वे and the second is sample survey. Complete enumeration survey ये एक ऐसा सर्वे है जिसमें सारे के सारे कंज्यूमर्स, all the prospective consumers are reached. So ये उसी केस के अंदर मेथड अडॉप्ट किया जाता है जहाँ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो हैं वो कम होते हैं. सो सभी कस्टमर्स के रिस्पॉन्ड को हम रिकॉर्ड करते हैं. आफ्टर दैट हम जस्ट उन रिस्पॉन्सेस को ऐड अप कर देते हैं और रिस्पॉन्सेस को ऐड करके अपने प्रोडक्ट की डिमांड डिटरमाइन कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कंप्लीट इन्यूमरेशन सर्वे, डिमांड कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस कस्टमर्स लाइक दिस. There are various advantages of this method as degree of accuracy is high. क्योंकि आप सभी कस्टमर्स को पर्सनली अप्रोच करते हो, उनके रिस्पॉन्सेस को आप सम अप करके डिमांड को एस्टिमेट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी की डिग्री होती है वो हाई होती है. ये यूज़फुल रहता है जब आप एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि उस केस में जो आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी कार के रिगार्डिंग या किसी बिग मशीन के रिगार्डिंग डिमांड को एस्टिमेट करना चाहते हो, सो दिस मेथड इज परफेक्ट फॉर दैट. हाउएवर देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सर्वे एज वेल. Because this method is very expensive, we have to cover the entire consumer size. Secondly, it is time consuming as well because a great deal of time is required to interview all the customers. This method is of no use when you need to cover a wide area for reaching the consumers. And sometimes consumer misguide the investor because people do not always tell the truth. So next is sample survey. Sample survey
clear by name itself that only few consumers are interviewed here on the basis of sample, and then उनकी जो आप एवरेज डिमांड को डिटरमाइन करते हो, उसी एवरेज डिमांड को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो अपने टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर से, तो आप डिमांड को एस्टिमेट कर लेते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एवरेज को कैलकुलेट कर लेंगे. सपोज मैंने 500 कंज्यूमर्स का सर्वे किया है. सो इस बेसिस पर एवरेज डिमांड कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन टोटल जो कस्टमर्स थे वो 10,000 थे. तो उस 10,000 को उस एवरेज डिमांड से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप अपनी डिमांड को एस्टिमेट कर लोगे. सो इस मेथड के अपने एडवांटेजेस हैं. ये मेथड जो है वो लेस कॉस्टली मेथड है. रीज़न बीइंग आपको 10,000 पर्सन्स को रीच नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 500 कस्टमर्स तक ही आपकी रीच होनी चाहिए. लेस टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, इसमें टाइम भी आपका कम ही लगेगा. मोर ओवर इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो विद लेस कॉस्ट एंड लेस टाइम. लिमिटेशंस भी हैं इस मेथड की. अब क्या लिमिटेशंस हैं? इस मेथड को यूज़ करने के लिए एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड स्टाफ रिक्वायर्ड है, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में इस तरह के इन्वेस्टिगेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते. सम टाइम अगर आपने सैंपल ठीक से सिलेक्ट नहीं किया तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो समहाउ इनएक्यूरेट हो सकते हैं, और चांसेस ऑफ एरर इसमें इंक्रीज हो जाता है अगर आपका सैंपल साइज छोटा है. अगर आप वाइड सैंपल साइज लेते हो तो एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स सर्वे. नेक्स्ट मेथड इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. इसे सेल्स फोर्स ओपिनियन और रिएक्शन सर्वे भी कहते हैं. सो यहाँ पर जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, जो इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस के बेस पर हम डिमांड को एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि सेल्स पर्सन को कस्टमर्स की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, कंजम्पशन पैटर्न और उनका रिएक्शन जो है वो क्लियरली समझ आता है, क्योंकि वो उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं. मोर ओवर आफ्टर गेटिंग डेटा फ्रॉम सेल्स पर्सन, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कंपनी के मेन एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने ऑप्टिमिज्म और पैसिमिज्म के बेस पर उस डिमांड एस्टिमेशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं. सो फ्यूचर में अगर चेंज इन प्राइसेस होने वाला है, या प्रोडक्ट के डिज़ाइन में चेंज आ रहा है, पैकेज में चेंज आ रहा है, वो उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और अकॉर्डिंगली डिमांड को एस्टिमेट करते हैं. सो यहाँ पर कलेक्टिव विजडम जो है वो सेल्स पर्सन्स की, साथ में मैनेजर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स की यूज़ हो जाती है. इस मेथड्स की अपनी मेरिट्स हैं, एज ये बहुत सिंपल मेथड है. सेकंड, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. नेक्स्ट वन इज इट इज़ वेरी एप्रोप्रिएट व्हेन new products are into consideration, and here we get first hand knowledge as well, क्योंकि हम immediate salesman से ही उसका opinion जो है वो ले रहे हैं. demerits में, अब इस मेथड के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं वो रिस्पॉन्स सब्जेक्टिव हो सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर ही काम करेंगे, लॉन्ग रन में नहीं कर पाएंगे. और जो सेल्स पर्सन है, हो सकता है वो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में कोई वाइड नॉलेज ना रखता हो, तो हो सकता है वो आपको एप्रोप्रिएट वे में कभी रिस्पॉन्ड ना भी करे. आवर नेक्स्ट मेथड इज एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड. This method is also known as Delphi method. According to this method, यहाँ ना तो हम बायर्स पे रिलाई करेंगे और ना ही सेलर्स पे रिलाई करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर स्पेशलिस्ट की सर्विसेज लेंगे. स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को यहाँ पे हायर किया जाता है,
जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स की, उनके ट्रेंड्स की नॉलेज होती है, कंज्यूमर बिहेवियर को वो स्टडी कर चुके होते हैं, उन्हें पता है न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में कौन से रिएक्शंस को फेस करना पड़ता है, राइवल प्रोडक्ट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इस तरह के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन है पहले उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। जब हम उनके ओपिनियंस को कलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें एक चीज़ है, उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता है, आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती, सिर्फ उनके ओपिनियंस ले लिए जाते हैं। फिर उन्हीं ओपिनियंस को उन एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट में हम आपस में क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, और उसके ऊपर उनके रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। जब तक यूनानिमसली वो एक पर्टिकुलर ओपिनियन पर नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ये मेथड उन सिचुएशंस में बहुत बेटर वर्क करता है जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस अक्कर हो रहे होते हैं। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस मेथड के। सिंपल मेथड है, लेस कॉस्टली भी है, टाइम सेवर है, न्यू प्रोडक्ट्स के लिए परफेक्ट मेथड है क्योंकि कोई पास्ट डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक्यूरेसी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, राइट। और डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से आपका जो एस्टिमेशन है वो बैलेंस्ड होता है। बट लिमिटेशंस भी हैं। जो ओपिनियंस की बात आती है तो ओपिनियंस बायस्ड हो सकते हैं। मोर ओवर वहाँ पर मार्केट के नैरो व्यूज़ की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, उस इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है कि पर्सन ऐसे ओपिनियन देते हों, और मोर ओवर रिस्पॉन्स सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। सो हम फुली रिलाय इस मेथड पर नहीं कर सकते। सो दीज आर द मेथड्स अंडर ओपिनियन पोलिंग मेथड। 3 methods I covered. First, consumer survey. Second, collective opinion method. And third is experts opinion method. Second type of methods were statistical methods. These methods are very useful in estimation of demand. There are various statistical methods used for demand forecasting. First is trend projection method. In this trend projection method, past data is taken into consideration. Past data के बेसिस पर ट्रेंड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मीन्स जितना भी पास्ट डेटा है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है, जिसकी हेल्प से सेल्स कर्व डिराइव हो जाता है। उस सेल्स कर्व को फर्दर एनालाइज किया जाता है कि उसमें कितने टर्निंग पॉइंट्स हैं या फिर वो वाइडली स्प्रेड है या नहीं। अगर टर्निंग पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इट मीन्स जो हमारी डिमांड होगी वो क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम सीरीज भी कहते हैं। जब पास्ट डेटा को हम अरेंज करते हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम सीरीज। सो देयर कैन बी सेक्युलर ट्रेंड्स। सेक्युलर ट्रेंड्स होते हैं जनरल लॉन्ग पीरियड ट्रेंड्स। सेकेंड, सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं जो क्लाइमेटिक सीज़न की वजह से या फिर किसी भी वे में कोई फेस्टिवल सीज़न अक्कर होता है, दिवाली, दशहरा, तो यहाँ पर ये रेपिटेटिव इन कैरेक्टर भी रहते हैं और ये 12 मंथ पीरियड में अक्कर होता है। नेक्स्ट इज साइक्लिकल वेरिएशन। इन वेरिएशंस में कभी बूम तो कभी डिप्रेशन की सिचुएशन होती है। एंड लास्ट इज इररेगुलर और रैंडम ट्रेंड्स। ये इस तरह के ट्रेंड्स हैं जो अननोटिस्ड रहते हैं, कभी भी अक्कर होंगे रैंडम बेसिस पर, लाइक फ्लड की सिचुएशन का होना या अर्थक्वेक की सिचुएशन का होना, जिन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टाइम सीरीज में इन ट्रेंड्स को प्रोजेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग 4 मेथड्स।
where first method is the least square method. Second, freehand method. Third is moving average method. And the last is method of semi-averages. इन सभी मेथड्स को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज वेल. So first is least square method. I am explaining this method with the help of an example. Suppose एक कंपनी का डेटा गिवन है हमारे पास 2001 से लेके 2005 तक उस कंपनी की सेल्स गिवन है और हमें उसके नेक्स्ट ईयर की सेल्स को प्रिडिक्ट करना है. सो these are the sales in lakhs, which is showing increasing trend as well. So अगर हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना हो तो हमें नॉर्मल इक्वेशंस का यूज़ करना होता है. सो हेयर वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट, अदर इज independent. So I am here taking equation where y is equal to a plus bx. y डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ से हम दो नॉर्मल इक्वेशंस की कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. कैसे करते हैं? हम इसी इक्वेशन को अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो जब n मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा समेशन y n a प्लस b समेशन x. और अगेन जब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज x. सो जब इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे सो इक्वेशन वुड बी समेशन एक्स वाई a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर. सो ये दो इक्वेशंस आपने स्टैट्स के टॉपिक्स में पहले भी की होंगी. आपने इन दो इक्वेशंस को यूज़ करना है. अगर कंस्ट्रक्ट कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज आप इन इक्वेशंस को लर्न भी कर सकते हो. So these are two equations to be used for least square method. So what we need to do next is we have to construct table first as per data, as years are given 2001, 2, 3, 4 and 5. Here sales 45, 52, 48, 55 and 60. तो हमारा जो ईयर है वो x है, जो सेल्स है वो y है. सो यहाँ पे हम ईयर को रिपीट कर लेंगे से 1, 2, 3, 4 एंड 5. वी नीड x स्क्वायर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल इक्वेशन. सो इट वुड बी 1, 4, 9, 16 एंड 25 एंड एक्स वाई 45, 104, 144, 220 and 300. By summing it up, it would be 55. Summation x is 15. Summation y is 260. Number of items यहाँ पे क्या हो गई हमारी 5 हो गई. So इन इक्वेशंस में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. समेशन y, हमारा जो समेशन y है it is 260 is equal to 5a plus 15b and 813 is equal to 15a plus 55b. So first equation को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो that would be 780, 15a plus 45b. After subtracting 10b would be equal to, so b would be 3.3. By substitution value of a can be ascertained as 42.1. For prediction of 2006 our equation was y is equal to a plus b x. So sales would be 42.1 plus b is 3.3
एंड x वुड बी 6th ईयर। 5 ईयर्स का डेटा है, 6th ईयर के लिए हमें सॉल्व करना है। इट वुड बी 61.9। So this way, by least square method, we can predict the sales for the next year. ट्रेंड प्रोजेक्शन में हमारा नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। इस मेथड को भी फ्यूचर सेल्स को सर्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम एक सीरीज़ में टॉप आइटम को ड्रॉप करते हैं प्रीवियस के अगेंस्ट, और हम इस तरह से सक्सेसिव एवरेजेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस मेथड में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बेटर होती है, क्योंकि ये प्योर डेटा पर बेस्ड होता है और इसमें साइक्लिकल और सीजनल वेरिएशंस को भी कंसीडर किया जाता है। So with the help of example, I am explaining this to you. Here year is given 1995, 6, 7, 8, 9, 2000, 1, 2, 3, 4 and 5. Next हमें sales given है in lakhs, which is 12, 15, 14, 16, 18, 17, 19, 20, 22, 25 and 24. So 3 years moving total हम पहले इसमें निकाल लेते हैं, जिसके लिए हम पहले टॉप आइटम को तो स्किप कर देंगे। आफ्टर दैट हमें करना क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आइटम को ऐड करना है, 12, 15 एंड 14 विच इज़ 41। नाउ अगेन हमें क्या करना है, 15, 14 एंड 16 इन तीनों आइटम्स को मर्ज करना है। देन 14, 16 मतलब जोन सी आइटम के सामने आप सम लिखने वाले हो उससे एक आइटम ऊपर और एक आइटम नीचे आपको ऐड करने हैं। सो 14, 16, 18, 48, 51, 54, 56, 61, 67 एंड 71। ये तो था 3 years मूविंग टोटल। और अब हम क्या करेंगे, 3 years मूविंग एवरेज निकालेंगे, और उस एवरेज के लिए हम इसे बाय 3 कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 years की सेल्स को प्लस किया है। सो 41 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे इट वुड बी 13.7, 15, 16, 17, 18, 18.7, 20.3, 22.3, 23.7. After calculation of averages, these averages can be plotted as per the column, and that way trend for the expected year can be calculated, that which trend would be followed according to the given data. Trends can be ascertained. Our second method in statistical methods range is graphic method. Graphic method is also known as freehand method. अब इसमें क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन को फ्री हैंडेडली ड्रॉ किया जाता है। मीन्स चाहे हम अपनी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग या हम अपनी सेल्स के रिगार्डिंग डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, हम वो सारी की सारी वैल्यूज़ को एक ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे और फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करके निकले। इस वे हमें जो ट्रेंड है वो क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर में उस ग्राफ का ट्रेंड क्या है। बट इसकी मेन शॉर्टकमिंग ये है, ये हमें डायरेक्शन बताएगा, ट्रेंड बताएगा, लेकिन उसकी मेजरमेंट करना इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मेथड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। इन लीस्ट स्क्वायर मेथड लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज असर्टेन्ड। पास्ट डेटा के बेस पर जितने भी चेंजेस पास्ट में अकर होते हैं उस वेरिएबल में एज्यूम कर लिया जाता है वो फ्यूचर में भी सेम रहेंगे, और इस तरह से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ली जाती है और लाइन ऑफ बेस्ट फिट कंस्ट्रक्ट करके हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यूज़ को।
ये मेथड काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये सिंपल भी है और इनएक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट इज रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। रिग्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैट्स का। रिग्रेशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम डिमांड को एस्टिमेट बहुत इजीली कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर टूल है टू मेज़र और प्रिडिक्ट द अननोन वैल्यू। हम इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं दो फैक्टर्स या दो से ज़्यादा फैक्टर्स के बीच में, और उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर हम अपनी वैल्यूज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हम अपने एड एक्सपेंडिचर और सेल्स, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एड एक्सपेंडिचर वी कैन असर्टेन द वैल्यू ऑफ सेल्स अगेंस्ट इट. So it is very common practice and widely used by the forecasters. Regression is simple as well as multiple. जब हम दो ही फैक्टर्स में रिलेशन को स्टडी करें वो सिंपल रिग्रेशन होता है, लेकिन जब हम मोर देन टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं वो मल्टीपल रिग्रेशन होता है। वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा प्लस वो कॉम्प्लेक्स भी होगा। Yeah, that we need not to depend on the past data. Here we consider some present events for estimation. अब ये present events कौन कौन से हो सकते हैं? It could be population, level of income in the economy, level of expenditure और investment. For example, फार्म प्रोडक्शन किसी भी कंट्री की इंडिकेट करती है कि उस कंट्री में जो फर्टिलाइजर्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं या जो भी रिलेटेड सप्लाई की आइटम है उनकी कितनी डिमांड मार्केट में रहेगी। सेम एज अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टडी करेंगे, इन बैरोमीटर्स को जज करेंगे, तो वहाँ से हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि मार्केट में जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उसकी कितनी डिमांड रहेगी। राइट, एक पर्सन की जो इनकम है अगर हम उसे एग्रीगेट लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर जज करें कि कंट्री में टोटल डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, उससे हम जज कर सकते हैं कि मार्केट में कंज्यूमर गुड्स की कितनी डिमांड जो है वो रहेगी फॉर अ सर्टेन time period. So this is the leading indicator method or economic barometers method. Next method is simultaneous equation method. It is a highly sophisticated statistical technique जिसे हम complete system अप्रोच ऑफ फोरकास्टिंग भी कहते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक कंपनी में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स के बेस पर इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो भी कंपनी कंट्रोल कर सकती है। सो नंबर ऑफ इक्वेशंस डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो भी उस कंपनी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फोरकास्टिंग with input output analysis. ये भी एक सोफिस्टिकेटेड फोरकास्टिंग मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम इनपुट आउटपुट को एनालाइज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, सपोज जो मार्केट में डिमांड है वो बढ़ जाती है कार्स की, तो जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इंक्रीज होगी। राइट, लेकिन इन रिटर्न इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को रेज करने के लिए स्टील की डिमांड बढ़ेगी, टायर्स की डिमांड बढ़ेगी, ग्लास की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। यानी कि कार्स को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है अल्टीमेटली उन सभी इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एक सेकेंडरी इम्पैक्ट आ जाएगा इन चीज़ों की डिमांड पर।
राइट। सो थ्रू इनपुट आउटपुट एनालिसिस एक फोरकास्टर ट्रेस कर सकता है इंटर इंडस्ट्री इफेक्ट्स को, जिससे कि एक इनिशियल इंक्रीज इन मोटर कार्स तो आई ही है उसकी डिमांड में, लेकिन अदरवाइज भी एक इंक्रीज इन डिमांड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड फोरकास्टिंग। इस टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर कंप्यूटर को भी बहुत सारी टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। सो एज़ पर दिस मेथड ये बहुत ही फास्ट मेथड है और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकता है। यहाँ पर कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया जाता है, वो कंपेयर करता है प्रिडिक्शंस बाय डिफरेंट मेथड्स को, और ट्रैक भी रखता है जितने भी फॉरकास्टिंग एरर्स होते हैं। सो कंप्यूटर कंबाइन कर सकता है रिजल्ट्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स और एस्टिमेशंस कर सकता है। दिस इज कंप्यूटर असिस्टेड फॉरकास्टिंग। नेक्स्ट मेथड इज मार्केट रिसर्च मेथड। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में रिसर्च सेल्स होती हैं और ये रिसर्च सेल्स मार्केट से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड का जो डेटा है वो कलेक्ट करती हैं। इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो डायरेक्टली यूजर्स ऑफ कमोडिटीज़ को अप्रोच करती हैं। सो फील्ड सर्वेज जो हैं इस मेथड में किए जाते हैं। अगर कंपनी का साइज़ बड़ा नहीं है, उसमें इंडिविजुअल रिसर्च सेल्स नहीं हैं, तो इंडिपेंडेंट रिसर्च सेल्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो डिफरेंट कंपनीज के बिहाफ पर इस डेटा को कलेक्ट करती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो इस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है और सेल्स डिपार्टमेंट अपने फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट कर लेता है। नेक्स्ट मेथड इज एक्सपोनेंशियल smoothing method। ये जो मेथड है ये इम्प्रूव्ड वर्जन है मूविंग एवरेज मेथड का। इसमें पूरा का पूरा पास्ट डेटा यूज़ नहीं होता, इनफैक्ट इसमें करंट डाटा को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। जितनी भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं डेटा में वो सारी एलिमिनेट कर दी जाती हैं। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ किया जाता है फॉर डिमांड एस्टिमेशन, दैट इज़ ए डी टी plus 1 minus a f t minus 1. Here f t is equal to forecast at time। जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप फोरकास्ट कर रहे हो इट इज शोन बाय एफ टी। हेयर ए इज स्मूथनिंग कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है ये रिएक्शन होता है टूवर्ड्स रियल चेंजेस इन डिमांड, राइट। सो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर ए का साइज बड़ा होता है इट मीन्स current values are more important than the past ones। And the next one is ft minus 1 means जो आपका पास्ट फोरकास्ट था, आपका पास्ट डेटा था। सो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डिमांड की। नेक्स्ट इज सिम्युलेटेड मार्केट कंडीशंस। नेम से क्लियर है, सिम्युलेटेड मीन्स यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मार्केट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। इस आर्टिफिशियल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स भी सिलेक्टेड होते हैं और उन्हें फेक मनी प्रोवाइड की जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर क्लिनिक के नेम से भी डिनोट किया जाता है। सो ये जो कंज्यूमर क्लिनिक्स हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स को एक सर्टेन सम ऑफ मनी प्रोवाइड कर दी जाती है और इन्हें एक आर्टिफिशियल डिपार्टमेंटल स्टोर में भेज दिया जाता है। वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके प्राइसेस
प्रमोशंस, सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए किए जाते हैं। अब कस्टमर्स को वहाँ पर मनी स्पेंड करने के लिए कहा जाता है और वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पे अपनी मनी को स्पेंड करते हैं। सो वहाँ से सारी की सारे डेटा को एनालाइज किया जाता है और अकॉर्डिंगली प्राइस में और प्रमोशनल एफर्ट्स में चेंजेस किए जाते हैं। इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, it is a very cumbersome task, very difficult task to select the participants or to create an artificial मार्केट। जब एक इंसान के पास उसका खुद का पैसा होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, लेकिन जब उसको किसी और की मनी प्रोवाइड होती है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। एक्सपेंसिव भी है ये मेथड और इसकी रिलायबिलिटी भी समहाउ कम होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड मार्केट एक्सपेरिमेंट्स। इस मेथड में एक एफर्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर मार्केट एरिया को सेलेक्ट करके उसमें कुछ चेंजेस लिवाए किए जाते हैं और डिमांड के चेंजेस को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज कर देना, कोई पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को वहाँ पर यूज़ करना और डिमांड में होने वाले चेंजेस को स्टडी करना। अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उसे एज होल पूरी मार्केट के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। सो इस वे भी हम अपनी डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं, डिमांड की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को बहुत केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है। रीज़न देयर बीइंग हमें मार्केट वो सेलेक्ट करनी है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एंटायर मार्केट से मैच करते हों, वेदर इट इज़ अबाउट सोशल बैकग्राउंड, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑक्यूपेशनल पैटर्न। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस मेथड की। एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, कभी कभी अनफेवरेबल रिएक्शंस हो सकते हैं डीलर्स के इस तरह की टेक्निक को यूज़ करने पर। अगर एक्सपेरिमेंट जो है वो शॉर्ट पीरियड में आप कर रहे हो तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे। एंड आवर लास्ट मेथड इज इकोनोमेट्रिक मेथड। Word econometric is comprised of two words, that is econo and metric, which means science of economic measurements. इकोनोमेट्रिक मॉडल्स जो हैं वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ एक सिंगल इक्वेशन इनफ नहीं होती हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए। सो यहाँ पर मल्टीपल इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उन मल्टीपल इक्वेशंस के बेस पर कंप्लीट इकोनोमेट्रिक मॉडल डिज़ाइन किया जाता है जो साइमल्टेनियस वे में उन सभी इक्वेशंस को स्टडी करता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर फ्यूचर पीरियड। ये जो इक्वेशंस हैं ये मोस्ट प्रोबेबल इंटर रिलेशनशिप डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में स्टडी करती हैं और ये वेरिएबल्स इन्वेंट्री हो सकती है, इनकम हो सकती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिफरेंट वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी किया जाता है। सो ये मेथड काफ़ी रिलायबल होता है। इसमें हम पास्ट रिलेशनशिप इकोनॉमिक थ्योरी का और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं और फ्यूचर डिमांड कैपिटल गुड्स की, कंज्यूमर्स ड्यूरेबल गुड्स की, इसके हेल्प से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अनडाउटेडली ये जो मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, स्टिल इसे वाइडली यूज़ किया जाता है एट मैक्रो लेवल। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। दो टाइप्स के मेथड हमने इस एंटायर टॉपिक में कवर किए हैं, एक ओपिनियन बेस्ड और दूसरे स्टैटिस्टिकल। जो ओपिनियन बेस्ड मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं और जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो 13 मेथड्स हैं।